आज हम कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र के अंतर्गत हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन, हेलो एरीन जो यूनिट 6 में है के अंतर्गत ट्राई हेलोजन कंपाउंड का अध्ययन करेंगे। ये जो ट्राई हेलोजन यौगिक है उसमें भी आज हमारा जो कंटेंट है वो क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म के अंतर्गत हम उसके बनाने की विधि, उसके भौतिक और रासायनिक गुण और उसके बाद निश्चेतक क्लोरोफॉर्म तथा उसके उपयोग, इन विषय वस्तु को आज के लेक्चर में लेंगे। सबसे पहले तो आते हैं कि ट्राई हेलोजन यौगिक होता क्या है। किसी भी एल्केन में यदि हाइड्रोजन को हटाया जाए और उसकी जगह हम हेलोजन को जोड़ें तो जो कंपाउंड बनेंगे वो कहलाते हैं एल्किल हैलाइड। यदि एल्केन में से 3 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन 3 एल्किल समूह के द्वारा 3 हेलोजन समूह के द्वारा होता है तो जिन यौगिकों का निर्माण होगा उन यौगिकों को कहते हैं ट्राई हेलोजन यौगिक। हम जानते हैं एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। इसमें 3 हाइड्रोजन निकल जाए, 3 हाइड्रोजन निकले तो CnH2n-1 और इन 3 हाइड्रोजन की जगह 3 हेलोजन जुड़ जाए यानी X3। तो ये हो गया हमारे ट्राई हेलोजन यौगिक का सामान्य सूत्र या जनरल फार्मूला। आज हम इस ट्राई हेलोजन यौगिक के अंतर्गत भी जो यौगिक ले रहे हैं वो है क्लोरोफॉर्म, जिसे ट्वेल्थ के कोर्स में रखा गया है। ये क्लोरोफॉर्म बनाया कैसे जाता है तो हम देखें, जब मीथेन को लिया जाए और मीथेन के 3 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन 3 हेलोजन परमाणु के द्वारा होता है तो बनता है CH-Cl3 क्लोरोफॉर्म। इस क्लोरोफॉर्म का यदि हम रासायनिक नाम देखें तो 3 हेलोजन है, इस 3 क्लोरीन है हेलोजन के अंतर्गत, इसलिए ट्राई क्लोरो। और यदि हम एल्केन को देखें तो हमारा एल्केन है मीथेन, इसलिए इसका रासायनिक नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरोमेथेन। और व्यापारिक स्तर पर यदि हम देखें या सामान्य स्तर पर तो इसे क्लोरोफॉर्म के नाम से जाना जाता है। इस क्लोरोफॉर्म को सबसे पहले जो खोजा गया वो वैज्ञानिक थे लीबिग ने सबसे पहले क्लोरोफॉर्म की जानकारी दी थी। और इस क्लोरोफॉर्म शब्द की बात करें कि उस जो ट्राइक्लोरोमेथेन खोजा गया उसे क्लोरोफॉर्म नाम देने का काम तो ये किया गया ड्यूमा नामक वैज्ञानिक के द्वारा। तो ये हमारी सामान्य जानकारी हुई कि क्लोरोफॉर्म है क्या। मीथेन में से 3 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन 3 हेलोजन परमाणु के द्वारा होता है तो ट्राइक्लोरोमेथेन बन रहा है और इस ट्राइक्लोरोमेथेन को ही हम क्लोरोफॉर्म कह रहे हैं। इस क्लोरोफॉर्म के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि यानी इसकी प्रिपरेशन मेथड। 2 तरीके से क्लोरोफॉर्म मुख्य रूप से बनाया जाता है। एक तो होती है उसकी औद्योगिक स्तर पर निर्माण की विधि और दूसरा उसे बनाया जाता है तो प्रयोगशाला स्तर पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि औद्योगिक स्तर पर क्लोरोफॉर्म का निर्माण कैसे किया जाता है। औद्योगिक स्तर पर क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए एथिल अल्कोहल या कीटोन लिया जाता है और उसका सोडियम क्लोराइड के 20% विलयन के द्वारा विद्युत अपघटन कराया जाता है। तो हम यहाँ पर देखें कि औद्योगिक स्तर पर क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड का 20% जलीय विलयन लिया NaCl, इसका विद्युत अपघटन कराया जा रहा है। विद्युत अपघटन के लिए आपको मालूम है 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए होंगे इस विलयन में, एक कार्य करेगा कैथोड की तरफ और दूसरा इलेक्ट्रोड कार्य करेगा एनोड की तरफ। अब जब विद्युत धारा विलयन में प्रवाहित की जाती है तो सोडियम क्लोराइड आयनित होकर के देगा Na+ और साथ में Cl-, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। आप जानते हैं कि जो कैथोड होता है वो ऋणावेशित होता है और एनोड धनावेशित होता है। तो ऋणावेशित कैथोड की ओर आने वाले आयन कौन से होंगे तो सोडियम आयन
ये जो सोडियम आयन है ये कैथोड पर जाएंगे, उनसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और परिवर्तित हो जाएंगे सोडियम के परमाणु में। हमने जो विलयन लिया है सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन, जब जलीय विलयन लिया जाएगा तो ये जो सोडियम के परमाणु बने वह जल के अणु से क्रिया करेंगे और परिवर्तित हो जाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड में और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो कैथोड की क्रिया हो जाएगी, कैथोड पर सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम परमाणु में परिवर्तित हो रहा है। ये जो सोडियम परमाणु है जल से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं। एनोड धनावेशित सिरा है जहां पर क्लोराइड आयन पहुंचेंगे, अपने में से एक इलेक्ट्रॉन एनोड को देंगे और परिवर्तित हो जाएंगे क्लोरीन परमाणु, और दो क्लोरीन के परमाणु जब आपस में क्रिया करेंगे तो बन जाएगा क्लोरीन का अणु। वास्तव में सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन से क्लोरीन का मिलना यह क्रिया का शुरुआती पद है या प्रारंभिक पद है। अब क्रिया हमारी जो वास्तविक क्लोरोफॉर्म की क्रिया है बनाने की वो अभी शुरू होती है। एथिल अल्कोहल लिया जाएगा, उस पर विद्युत अपघटन से प्राप्त होने वाली क्लोरीन गैस क्रिया करेगी। एथिल अल्कोहल में से हाइड्रोजन को निकाल करके CH3CHO यानी परिवर्तित कर देगी एसिटल्डिहाइड में, साथ में दो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्रिया करके 2HCl का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में यदि हम देखें तो अल्कोहल में से क्लोरीन क्या कर रही है तो हाइड्रोजन गैस को निकाल रही है। किसी भी क्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। इसका मतलब क्लोरीन ने यहाँ पर कार्य किया ऑक्सीकारक का, और क्रिया जो है वो कहलाएगी ऑक्सीकरण की क्रिया। ऑक्सीकरण की क्रिया से बना हुआ जो एसिटल्डिहाइड है अब इस पर क्लोरीन के शेष अणु क्रिया करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन एसिटल्डिहाइड के 3 एल्किल मेथिल समूह से जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करती है और उसके स्थान पर स्वयं जुड़ रही है। चूंकि क्लोरीन एसिटल्डिहाइड के हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके उसके स्थान पर जुड़ रही है, इसलिए इस क्रिया को हम कहते हैं क्लोरीनीकरण। यानी आपको बच्चों लगता होगा कि आखिर ये क्लोरीन को हमने दो पदों में क्यों लिखा है, डायरेक्ट हमने अल्कोहल को ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड में क्यों नहीं कन्वर्ट कर दिया। तो ये इसलिए है क्योंकि आप देखिए पहले वाले पद में जो क्लोरीन है वह कार्य कर रही है ऑक्सीकारक का, और दूसरे वाले पद में वह कार्य कर रही है क्लोरीनीकारक का। इस क्रिया के द्वारा जो ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड बना अब वो कार्य करेगा किस पर तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पर। और इस क्रिया के फलस्वरूप वो परिवर्तित हो जाएगा, ये CCl3 सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिला H CHCl3 और साथ में HCOONA, तो किसका निर्माण हो गया क्लोरोफॉर्म का। फिर से एक बार देखेंगे औद्योगिक स्तर पर क्लोरोफॉर्म का निर्माण कैसे किया जा रहा है। तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण करने के लिए हमने 20% सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को लिया है और उसका विद्युत अपघटन करा रहे हैं। जब विद्युत अपघटन कराया जाता है तो यह आयनित होकर के सोडियम आयन और क्लोराइड आयन देता है। सोडियम आयन कैथोड पर जाएगा क्योंकि सोडियम पर प्लस चार्ज है और कैथोड हमारा ऋणावेशित सिरा है। यहाँ जाकर के सोडियम आयन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और कन्वर्ट हो जाता है सोडियम परमाणु में। सोडियम परमाणु चूंकि जलीय विलयन है इसलिए जल के अणु से क्रिया करेगा और परिवर्तित हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस में। दूसरा आयन जो क्लोराइड है वो एनोड पर जाएगा, वहां पर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन गैस में परिवर्तित होता है। ये क्लोरीन गैस अल्कोहल या इसके स्थान पर एसीटोन का भी प्रयुक्त किया जा सकता है। तो अल्कोहल पर पहले कार्य करेगा ऑक्सीकारक की तरह और उसको कन्वर्ट कर देता है एसिटल्डिहाइड में। सेकेंड स्टेप में जो बना हुआ एसिटल्डिहाइड है उस पर पुनः क्लोरीन की क्रिया होगी। अब वो कार्य करेगा क्लोरीनीकारक की तरह और कन्वर्ट कर देता है ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड, या व्यापारिक स्तर पर हम इसे क्लोरल के नाम से भी जानते हैं। बना हुआ क्लोरल क्रिया में बने हुए सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके क्लोरोफॉर्म और सोडियम फॉर्मेट का निर्माण करता है। तो ये औद्योगिक स्तर पर बनाने के लिए हमने
प्रयुक्त किया। अब इसी के समान जो दूसरी विधि है वो है प्रयोगशाला। प्रयोगशाला में भी यदि क्लोरोफॉर्म का निर्माण करना है तो हमको अल्कोहल लेना पड़ता है और उस पर ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया कराई जाती है। तो हम देखें, प्रयोगशाला विधि में सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर लिया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर लिया और उसकी जल से क्रिया के द्वारा बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्लोरीन गैस मुक्त होती है। ये हमारी क्रिया का प्रारंभिक पद है। अब यदि हम प्रयोगशाला में बनाने के लिए अल्कोहल लेंगे तो अल्कोहल पर क्लोरीन गैस क्रिया करेगी, और यदि कीटोन लेते हैं, एसीटोन लेते हैं, तो एसीटोन पर क्लोरीन की क्रिया होगी। तो मान लीजिए हमारे द्वारा एथिल अल्कोहल लिया गया है, CH3CH2OH। सबसे पहले जैसे औद्योगिक विधि में देखा था, क्लोरीन गैस कार्य करेगी, ऑक्सीकरण की क्रिया होगी और इसको परिवर्तित कर देगी CH3CH होगी और साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। फिर इस एसिटाल्डिहाइड पर पुनः क्लोरीन की क्रिया होगी। अब ये कार्य करेगी क्लोरीनीकारक की तरह, यानी क्रिया हो जाएगी क्लोरीनीकारक और बनने वाला कंपाउंड हो जाएगा CCl3CHO, जिसे हम कहते हैं क्लोरस। ये क्रिया, दोनों ही क्रिया किसके द्वारा हुई? तो हम देखें कि ब्लीचिंग पाउडर से बना हुआ पहले क्लोरीन अल्कोहल पर क्रिया कर रहा है और इसके बाद अब जो क्रिया होगी वो होगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। तो लास्ट पद में क्या होगा? तो बना हुआ पहले पद में प्राप्त कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करेगा ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड से। आप इसी प्रकार से लिखिएगा जिससे हमें क्लोरोफॉर्म बनाने में और उसके बाद दूसरा जो प्रोडक्ट है उसको बनाने में सहूलियत मिलेगी। तो आप देखिए ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड से CCl3 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोजन इन्होंने मिलकर के बना लिया दो अणु क्लोरोफॉर्म के, और साथ में अब देखिए HCOO यानी फॉर्मिक अम्ल का बचा हुआ हिस्सा, जिसे अपन फॉर्मेट के नाम से जानते हैं। इस फॉर्मेट में क्या जुड़ गया? तो कैल्शियम, इसलिए दूसरा जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो होगा कैल्शियम फॉर्मेट। इस प्रकार से प्रयोगशाला में हम क्लोरोफॉर्म का निर्माण करते। मान लीजिए हमने एथिल अल्कोहल के स्थान पर एसीटोन का प्रयोग किया है, तो हमारी क्रिया इस प्रकार से हो जाएगी CH3COCH3। इस क्रिया में पहला पद जो रहेगा वो दोनों क्रियाओं के लिए समान है, यानी ब्लीचिंग पाउडर पर नमी की क्रिया से जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बन रहा है, ये पहला पद चाहे अल्कोहल पर क्रिया कराए या एसीटोन पर, दोनों में ही समान होगा। तो एसीटोन पर अब क्रिया करेगी क्लोरीन गैस, लेकिन इस क्लोरीन की क्रिया में ऑक्सीकरण का पद नहीं होगा। यहाँ पर केवल मेथिल समूह से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने का काम क्लोरीन करती है। तो क्रिया हो जाएगी केवल क्लोरीनीकरण की, और इस क्लोरीनीकरण के कारण बनेगा CCl3COCH3, जिसे हम कहते हैं ट्राइक्लोरोएसीटोन। अब हमें ट्राइक्लोरोएसीटोन बना है, वह भाग लेगा किससे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। फिर जैसा अल्कोहल के साथ हुआ था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोजन और एसीटोन से CCl3 वाला हिस्सा, दोनों की दोनों आपस में क्रिया करके बना लेंगे दो अणु CH3 के। लेकिन बाई प्रोडक्ट बदलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह CH3 समूह जुड़ा हुआ है, तो CH3COO यानी एसिटिक अम्ल का बचा हुआ हिस्सा, इसके दो कैल्शियम से जुड़ा, यानी बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें कैल्शियम एसीटेट प्राप्त होगा। तो ये हमने देखा प्रयोगशाला में किस प्रकार से हम ब्लीचिंग पाउडर और अल्कोहल या कीटोन ले तो उससे क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर सकते हैं।
प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए हमने गोल चीनी का फ्लास्क लिया है और इस फ्लास्क में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर और नमी को लेते हैं और इन पर क्रिया कराई जाती है। या तो एथिल अल्कोहल लिया जा सकता है और एथिल अल्कोहल के स्थान पर एसीटोन का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो सबसे पहले लेना है हमको ब्लीचिंग पाउडर। लगभग 200 मिलीग्राम के लगभग हम ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं और उसमें लगभग 400 मिलीग्राम जल मिला करके उसका एक पेस्ट बना लेते हैं। इस पेस्ट को बनाने के बाद उसमें या तो एथिल अल्कोहल लिया जा सकता है या कीटोन लिया जा सकता है। यदि आपने एथिल अल्कोहल या कीटोन लिया है, उसका 25 ml ले रहे हैं, तो लगभग 50 ml यानी आपको दुगुना पानी मिलाना है। जितना ब्लीचिंग पाउडर लिया है उसका डबल पानी, जितना अल्कोहल या कीटोन ले रहे हैं उसका भी डबल पानी। और इन दोनों को लेने के बाद हमने इसे एक बालू कुष्मक पर रखा है और बालू कुष्मक पर रखने के बाद गर्म कर रहे हैं। गर्म करने के लिए हमने क्या किया है, इसमें फ्लास्क से एक निकास नली जोड़ दिया है। इस निकास नली के सिरे पर हमने एक संघनित्र लगा दिया है। संघनित्र वो होता है जो गर्म वाष्प को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इस संघनित्र में नीचे के डोर से, नीचे वाले रास्ते से हम ठंडा जल प्रवाहित करते हैं जो बाहर निकलते समय गर्म हो जाता है। जब ब्लीचिंग पाउडर अल्कोहल को बालूष्मक पर रख करके गर्म किया जाता है तो उससे क्लोरोफॉर्म और जल ये वाष्प अवस्था में निकलता है। ये वाष्प अवस्था में निकलने वाले क्लोरोफॉर्म और जल को हम संघनित्र में से गुजारते हैं और जब संघनित्र से गुजारते हैं तो इसके बाद इसका संपर्क कर दिया जाता है ग्राही से। इस ग्राही में यदि हम देखें तो जब दोनों एकत्रित होते हैं तो क्लोरोफॉर्म तेल जैसा द्रव नीचे मिलता है और पानी इसके ऊपर तैरता रहता है। इसका कारण ये है कि क्लोरोफॉर्म जल की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा भारी होता है, इसलिए क्लोरोफॉर्म ऑयली सब्सटेंस के रूप में नीचे रहेगा और पानी ऊपर तैरता रहता है। हम ग्राही में एकत्रित होने वाले क्लोरोफॉर्म को कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से धोते हैं जिससे उसका जल निकल जाए और उसके बाद उसका आसवन करते हैं तो लगभग 65 डिग्री सेल्सियस पर हमें शुद्ध क्लोरोफॉर्म की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का निर्माण किया जाता है। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए हमने एक फ्लास्क लिया, गोलपिंडी का फ्लास्क, जिसमें ब्लीचिंग पाउडर और पानी का अर्धठोस पेस्ट रखा है। उसमें अल्कोहल या एसीटोन मिलाया जाता है। लगभग 25 ml अल्कोहल का जलीय विघन, 50 ml के लगभग उसमें पानी मिलाने के बाद हमने इस पूरे फ्लास्क को बालूष्मक पर रख करके गर्म किया। गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म और पानी वाष्प अवस्था में मिलता है। इसे हमने संघनित्रीय कंडेंसेशन से गुजारा जहां पर वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया है। इस द्रव अवस्था में जो परिवर्तित है उसे हमने ग्राही में एकत्रित कर लिया है। ग्राही में यदि देखें तो आपको 2 लेयर मिलेगी। नीचे की ओर तेल के समान गाढ़ा पदार्थ रहेगा और ऊपर पानी तैरता हुआ दिखाई देगा। क्लोरोफॉर्म जल की तुलना में 1.5 गुना भारी होता है, इसलिए वह नीचे मिलेगा। अब इस क्लोरोफॉर्म को ग्राही से निकाल लिया जाता है, आसवन की क्रिया कराई जाती है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा निर्जलीकरण कराते हैं और 65 डिग्री सेल्सियस पर हमको शुद्ध क्लोरोफॉर्म की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से प्रयोगशाला में बनाया जाता है। यदि हम क्लोरोफॉर्म को देखें तो सामान्य स्तर पर इसे एक निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो आखिर ऐसा क्या करें कि निश्चेतक क्लोरोफॉर्म बिल्कुल शुद्ध हो? तो शुद्ध निश्चेतक क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए ये ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड या क्लोरल से बनाया जाता है। क्लोरल पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराई जाती है जिससे CaCl3 यानी क्लोरोफॉर्म मिलेगा और HCOO यानी सोडियम फॉर्मेट मिलेगा। तो ये जो क्लोरोफॉर्म रहता है बिल्कुल प्योर रहता है और इसका उपयोग हम निश्चेतक के रूप में कर सकते हैं। अब निश्चेतक क्लोरोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म का उपयोग करते समय यदि हम देखें तो वहां पर हमें बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। इसका कारण ये है कि क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश से और वायु के द्वारा अपघटित हो जाता है
और ये अपघटन क्या है, तो हम आएंगे उसके रासायनिक गुण में। सबसे पहला रासायनिक गुण है इसका ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण यानी आप जानते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। यहाँ पर हम ऑक्सीकरण के अंतर्गत देखेंगे क्लोरोफॉर्म पर वायु की क्रिया। ये वायु की क्रिया सूर्य के प्रकाश में तेजी से होती है। वायु से प्राप्त होने वाली जो ऑक्सीजन है वो क्लोरोफॉर्म पर क्रिया करती है और बना लेती है COCl2। इस COCl2 का यदि हम नाम देखें तो ये गैस है फास्जीन। फास्जीन एक अत्यधिक विषैली गैस है। इस फास्जीन गैस को यदि हम देखें तो ये जो फास्जीन गैस है विषैली होने के कारण जब क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है, निश्चेतक यानी बेहोश करने के लिए प्रयुक्त किया जाता था, लेकिन वो कभी कभी मृत्यु कारक हो सकती थी। इसलिए वर्तमान समय में क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में ना करके ईथर या एसीटोन का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीकरण के अंतर्गत दो प्रकार से अभिक्रिया हो सकती है। एक तो क्लोरोफॉर्म वायु के ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होकर के फास्जीन बना रहा है जब वायु कम मात्रा में, और दूसरी क्रिया हो सकती है जब क्लोरोफॉर्म वायु के आधिक्य में क्रिया कर रहा है, तब भी ये फास्जीन गैस बनाता है, लेकिन इसके साथ क्लोरीन गैस रिलीज होती है। समीकरण को बैलेंस करेंगे। इस प्रकार से यदि हम देखें तो क्लोरोफॉर्म से हमको दोनों ही परिस्थिति में फास्जीन गैस मिल रही है, यानी यदि हम क्लोरोफॉर्म को निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त करें तो उसमें बहुत सारी सावधानी रखनी पड़ेगी। और ये सावधानियां क्या हो सकती हैं, तो निश्चेतक क्लोरोफॉर्म को रखते समय सावधानियां, ये आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आखिर क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में क्यों कम कर दिया गया है, या यदि हम उस निश्चेतक क्लोरोफॉर्म को रख रहे हैं तो हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले सावधानी तो रखना चाहिए कि उसे नीले या भूरे रंग की बोतल में रखा जाता है, और नीले या भूरे रंग की बोतल में जब रख रहे हैं उसके बाद भी उसे कहाँ तक, तो मुंह तक भरकर रखा जा रहा है। बोतल के ऊपरी सिरे तक क्लोरोफॉर्म को भरा होना चाहिए। इसका कारण क्या है कि जो नीला या भूरा रंग है वो सूर्य के प्रकाश से इसे बचाने का कार्य करता है, और मुंह तक भरा हुआ है, इसका मतलब आप जानते हैं कोई भी स्थान पर यदि कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब वहां पर क्या है, वायु, और वायु है इसका मतलब वहां पर क्रिया किसकी होगी, ऑक्सीजन की। तो उससे बचाने के लिए बोतल में मुंह तक उसे भर करके रखा जाता है। दूसरा, मान लीजिए क्लोरोफॉर्म में विषैली गैस फास्जीन का फॉर्मेशन हो गया है, तो ऐसी स्थिति में वह खतरनाक हो सकता है। इसलिए इस फास्जीन गैस को या तो फास्जीन का फॉर्मेशन ना हो ये देखा जाए, और यदि मान लीजिए वो बन गई है तो वह विषैली अवस्था में ना रहे या किसी ऐसे पदार्थ में परिवर्तित हो जाए जो हमारे लिए हानिकारक ना हो। तो इसलिए क्लोरोफॉर्म में 1% एथिल अल्कोहल का विलयन मिला दिया जाता है। ये 1% एथिल अल्कोहल के मिलाने से क्या होता है, पहला तो ये ऑक्सीकरण की दर को कम कर देता है, यानी फास्जीन बनेगी नहीं, और यदि फास्जीन का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये एथिल अल्कोहल से क्रिया कर लेती है। जब एथिल अल्कोहल से क्रिया करती है तो हम देखें यहाँ से C2H5 ट्राइस, और ये देखिए CO और 2 ऑक्सीजन यानी CO3 इसमें परिवर्तित हो गई। तो हम देखें एथिल कार्बोनेट का निर्माण कर लिया है। एथिल कार्बोनेट हमारे लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक नहीं है, यानी जो विषैली फास्जीन गैस थी उसको ऐसे पदार्थ में परिवर्तित कर दिया जो कि हानिकारक नहीं है। तो क्लोरोफॉर्म को रखते समय ये 2 सावधानियां हमको रखनी चाहिए। ऑक्सीकरण के बाद जो दूसरा उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो है अपचयन। अपचयन की क्रिया अपचायक पर निर्भर करती है। अपचायक 2 प्रकार के होते हैं, दुर्बल भी होता है और प्रबल भी होता है। दुर्बल अपचायक वो है जो कम मात्रा में हाइड्रोजन देता है, प्रबल अपचायक वे होते हैं जो अधिक मात्रा में हाइड्रोजन देते हैं। तो यहाँ पर भी 2 तरीके से क्रिया हो सकती है। यदि हमने अपचायक के रूप में
जिंक और H2O को लिया है। तो ऐसी स्थिति में प्राप्त होने वाली हाइड्रोजन बहुत अधिक मात्रा में होती है। इसका मतलब जिंक और H2O कार्य करेगा प्रबल अपचायक का। तो हम अपचयन की क्रिया के अंतर्गत दो प्रकार से लिख सकते हैं, पहला प्रबल अपचायक के द्वारा और दूसरा दुर्बल अपचायक के द्वारा। तो आप देखिए क्लोरोफॉर्म पर नवजात हाइड्रोजन की क्रिया हुई और ये 6 हाइड्रोजन के परमाणु देता है। C 3 क्लोरीन ने 3 हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके HCl बना लिए और इन 3 क्लोरीन की जगह 3 हाइड्रोजन, तो मीथेन गैस की प्राप्ति होगी जब हमने प्रबल अपचायक लिया। दूसरा दुर्बल अपचायक लिए। दुर्बल अपचायक के रूप में जिंक प्लस HCl, इन दोनों की क्रिया से हमें कम हाइड्रोजन मिलती है, केवल 2 परमाणु मिल रहे हैं। क्लोरोफॉर्म पर क्रिया किया, 1 हाइड्रोजन ने 1 क्लोरीन को प्रतिस्थापित किया, HCl प्लस क्या बना, तो 1 क्लोरीन की जगह 1 हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा, यानी CH2Cl2। अब इसका नाम क्या होगा तो हम जानते हैं, CH4 मीथेन, इसमें से 1 हाइड्रोजन निकला CH3 मेथिल, एक और हाइड्रोजन निकल गया मेथिल समूह से CH2, तो इसे कहा जाता है मेथिलीन। इसका मतलब जो हमारा कंपाउंड बना वो है मेथिलीन क्लोराइड। अब यहाँ पर डाइक्लोराइड लिखने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि मेथिलीन की वैलेंसी 2 है, इसका मतलब वहां पर 2 क्लोरीन ही जुड़े होंगे। तो यदि आपने दुर्बल अपचायक के द्वारा अपचयन की क्रिया कराई है, क्लोरोफॉर्म का अपचयन हुआ तो मेथिलीन क्लोराइड बनता है, और प्रबल अपचायक में क्लोरोफॉर्म को ज्यादा हाइड्रोजन मिलते हैं, इसलिए मीथेन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो अपचयन की क्रिया आप 2 तरीके से समझा सकते हैं। अगली क्रिया नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण यानी सांद्रजनोत्री की क्रिया। ये सांद्रजनोत्री की क्रिया गर्म करने पर होती है। हमने क्लोरोफॉर्म को लिया और उस पर सांद्रजनोत्री की क्रिया करा रहे हैं। जब सांद्रजनोत्री की क्रिया करते हैं तो क्लोरोफॉर्म से हाइड्रोजन के 2 परमाणु और 1 ऑक्सीजन ये बना लेता है जलकाणु, और बाकी जितना बचा है आपको पूरा की पूरा वैसे जोड़ करके लिख देना। तो देखिए क्या क्या बचा, CCl3 और यहाँ पर N, 1 ऑक्सीजन निकल गई तो NO2। इसे कहते हैं नाइट्रोपिकरीन, जिसका उपयोग युद्ध में विषैली गैस के रूप में किया जाता है और कृमिनाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये नाइट्रोपिकरीन वाली रिएक्शन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म लेना है सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ, उसे गर्म करना है। जब गर्म किया जाएगा तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल से H और O और क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर के बनाएंगे जलकाणु। जब जलकाणु निकल गया तो आपको बचा हुआ यौगिक जो है दोनों को योगात्मक यौगिक के रूप में लिख देना है, CCl3NO2। तो जो बन रहा है वो पदार्थ कहलाता है नाइट्रोपिकरीन। आप इसके उपयोग याद रखेंगे, एक तो कृमिनाशक के रूप में और दूसरा युद्ध में विषैली गैस के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगली अभिक्रिया एसीटोन से क्रिया। ये दोनों अभिक्रियाओं को साथ में इसलिए लिख दे रहे हैं या इसलिए देख रहे हैं क्योंकि दोनों ही अभिक्रिया उनके उपयोग बनने वाले क्रियाफल के उपयोग के कारण ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप देखिए एसीटोन लिया, एसीटोन का सूत्र होता है कार्बोनिल समूह होता है C डबल बॉन्ड O। इस पर हमने क्रिया कराया क्लोरोफॉर्म की। ये जो क्लोरोफॉर्म की क्रिया है ये KOH या NaOH की उपस्थिति में होती है, यानी आपको क्षार की उपस्थिति में एसीटोन पर क्लोरोफॉर्म की क्रिया करानी है। जब क्लोरोफॉर्म क्रिया में भाग लेता है तो कार्बोनिल समूह में देखिए डबल बॉन्ड है, पहला बंध सिग्मा, दूसरा बंध पाई। पाई बंध होता है दुर्बल, तो दुर्बल बंध होने के कारण ये टूटेगा।
CH3 अब तोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे कैसे आप, C ऐसा, एक के साथ ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2 होती है, यानी यहाँ भी कुछ जुड़ना चाहिए, तो यहाँ जुड़ेगा क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन, यानी ये बन जाएगा OH और बचा हुआ हिस्सा इस कार्बन की वैलेंसी को फिलअप करेगा। तो इस प्रकार से जो योगात्मक यौगिक बना इसे हम कहते हैं क्लोरीटोन। ये क्लोरीटोन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका उपयोग जितनी भी निद्राकारी औषधियां रहती हैं उनमें किया जाता है, यानी हम कह सकते हैं निद्राकारी औषधि का एक कंटेंट जो है वो है क्लोरीटोन। कैसे बनाया, तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को क्षार की उपस्थिति में गर्म किया जा रहा है, जिससे एक योगात्मक यौगिक बन रहा है। योगात्मक क्रिया कहाँ पर हो रही है, तो एसीटोन के कार्बोनिल समूह पर। इस कार्बोनिल समूह से एक वैलेंसी से OH को जोड़ना है और दूसरी वैलेंसी से आपको बचा हुआ CCl3 को, तो जो बना हुआ प्रोडक्ट है वो कहलाता है क्लोरीटोन। डिप्नोटिक या निद्राकारी औषधि में इसका उपयोग किया जाएगा। इसके बाद यदि हम अगले रिएक्शन देखें, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन शब्द यानी से आप परिचित हैं। जब हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पढ़ रहे थे उस समय हमने इस कार्बिल एमीन शब्द का उपयोग कहीं पर किया था। वो जब साइनाइड और आइसोसाइनाइड इनका IUPAC में नामकरण करते हैं तो साइनाइड के लिए शब्द उपयोग में लाया जाता है नाइट्राइड, और आइसोसाइनाइड जहां पर रहता है, चूंकि ये कार्बन की श्रृंखला से नाइट्रोजन जुड़ा है लेकिन ये वाला कार्बन नहीं जुड़ा होता, तो इस कार्बन के लिए शब्द उपयोग में लाया जाता है कार्बिल एमीन। या हम कहें कि आइसोसाइनाइड का जब IUPAC नामकरण करना होता है तो NC के लिए हम शब्द उपयोग में लाते हैं कार्बिल एमीन। इसका मतलब जब ये रिएक्शन आए तो कहीं भी आपको ये पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि कार्बिल एमीन शब्द आ रहा है, इसका मतलब आइसोसाइनाइड या तो क्रियाकारक होगा या जो क्रियाफल बन रहा है उसमें आइसोसाइनाइड होना चाहिए। हम देखें यह अभिक्रिया किस प्रकार से हो रही है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया हमेशा याद रखिए, या तो प्राथमिक एमीन लिया जाएगा उस पर होती है, या एरिल एमीन जो रहते हैं वह इस अभिक्रिया को दर्शाते हैं। तो इसलिए इसका उपयोग, इस अभिक्रिया का उपयोग प्राथमिक एमीन या एरिल एमीन के परीक्षण के लिए किया जाता है। और दूसरा, इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट रहता है वो काफी दुर्गंध युक्त रहता है, जिससे हमें पहचान आ जाता है। इसलिए अभिक्रिया तभी होगी जब एमीन पर क्लोरोफॉर्म क्रिया करेगा, इसलिए इसका उपयोग क्लोरोफॉर्म के परीक्षण में भी किया जाता है। इसलिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो है उसे हम आइसोसाइनाइड परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। आइसोसाइनाइड परीक्षण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके द्वारा हम प्राथमिक एमीन, एरिल एमीन या क्लोरोफॉर्म की पहचान कर रहे हैं। इस कार्बिल एमीन अभिक्रिया में देखें तो आपने कोई सा भी प्राथमिक एमीन लिया, मान लीजिए RNH2 एल्किल एमीन, उस पर हम क्रिया करा रहे हैं क्लोरोफॉर्म की यानी CH3 की। अभिक्रिया होनी है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। 3 क्लोरीन के परमाणु है इसलिए K लेना पड़ेगा, 3 K और 3 Cl, KCl पोटेशियम क्लोराइड बना करके अलग हो गए। अब देखिए यहाँ पर 3 OH है और 1 हाइड्रोजन, और ये 2 यानी 3 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, ये मिलकर के बना लेंगे ट्राइस H2 जल के 3 अणु। अब निकल गया क्या क्या, तो आप देखिए 3 KCl बन गया है, OH ने इन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके बना लिया 3 H2, तो बचा क्या RN और C। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, देखिए एल्किल समूह से NC समूह जुड़ा हुआ है, NC यानी आइसोसाइनाइड, इसलिए इस परीक्षण का नाम आइसोसाइनाइड परीक्षण रखा। या दूसरा मैंने अभी आपको बताया था, आइसोसाइनाइड का IUPAC में नामकरण कार्बिल एमीन किया जाता है, इसलिए अभिक्रिया का नाम रख दिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में जो आइसोसाइनाइड बनता है ये काला, चिपचिपा और अत्यंत दुर्गंध युक्त होता है। तो इसके द्वारा
हम पहचान सकते हैं कि हमारे क्रिया में लिया गया जो पदार्थ है वो क्लोरोफॉर्म और एमीन है। इनकी पहचान करने के लिए इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाएगा। कार्बोनिल अभिक्रिया के बाद यदि हम देखें, देखिएगा आप लोग, जितनी भी इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है वो सब क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में हो रही है, इसलिए क्लोरोफॉर्म के जितने भी रासायनिक गुण हैं वो 12th की दृष्टि से, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगली अभिक्रिया हम देखें, रीमर टीमन अभिक्रिया। रीमर टीमन अभिक्रिया क्या है? तो रीमर टीमन अभिक्रिया के लिए सबसे पहले लेना है हमको फिनॉल। आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं या C6H5OH। कुल मिलाकर के बेंजीन के एक हाइड्रोजन का हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन होने से फिनॉल बन रहा है। इस फिनॉल पर क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराई जाती है KOH की। यह अभिक्रिया टेम्परेचर याद रखिएगा 330 से 40 केल्विन तापमान पर होती है। 330 से 340 केल्विन तापमान पर फिनॉल पर क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराया। 3 पोटेशियम और 3 क्लोरीन ने मिलकर के KCl बना लिया। इस स्थान से एक हाइड्रोजन, यहाँ से 2 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन, इन्होंने मिलकर के बना लिया जल का अणु। और इसके साथ आप देखिएगा फिनॉल के आर्थो स्थान पर CHO समूह और पैरा स्थान पर CHO समूह जुड़ता है। अब आप इसका नामकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सिल और यानी एल्कोहली समूह और एल्डिहाइड में यदि हम वरीयता श्रेणी में देखें तो एल्डिहाइड समूह को वरीयता दी गई है, इसलिए अब हमारा इसमें जो यौगिक है उसमें ऑल प्रत्यय ना लग करके एल्डिहाइड लगेगा। एल्डिहाइड लगेगा तो हम इसको कहेंगे ये हो गया अपना मुख्य यौगिक, जिसमें एल्डिहाइड को हमको नंबर 1 देना पड़ेगा। 2, 3, 4, 5, 6। तो सेकेंड एंड 6th पोजीशन जो रहती है उस पोजीशन को अपन कहते हैं आर्थो पोजीशन, और 1 और 4 रहती है उसे कहा जाता है पैरा। तो यदि इस स्थान पर देखें तो फिनॉल समूह का OH जो है वो एल्डिहाइड के आर्थो स्थान पर आ गया, इसलिए अपन इसे कहेंगे आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और यहाँ पर यदि तो यही नाम के सामने हमको पैरा लगा देना पड़ेगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसे व्यापारिक स्तर पर सैलिसिल्डिहाइड के नाम से भी जाना जाता है। तो रीमर टीमन अभिक्रिया भी हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्या करना है? तो आपको फिनॉल लेना है, फिनॉल पर क्लोरोफॉर्म और KOH की क्रिया करानी है 330 से 340 केल्विन तापमान पर। जब इस तापमान पर इसे हम गर्म करते हैं तो फिनॉल में CHO समूह की एंट्री होती है। CHO समूह के OH से इस स्थान पर, और ये यानी OH अब एल्डिहाइड के आर्थो और पैरा स्थान पर पहुंच जाता है। तो जो कंपाउंड बना वो है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसे व्यापारिक स्तर पर सैलिसिल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो अगली अभिक्रिया है वो है क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण यानी क्लोरीन की क्रिया। आप जानते हैं एल्किल या एल्केन पर यदि क्लोरीन की क्रिया करानी है तो क्लोरीन की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत आवश्यक होता है। सूर्य का प्रकाश क्लोरीन में संविदलन की क्रिया करता है, मुक्त मूलक उत्पन्न करता है और वही क्रिया को आगे बढ़ाता है। तो यदि अपन ने क्लोरोफॉर्म लिया तो क्लोरीनीकरण में क्या होगा? हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन क्लोरीन के द्वारा। अब चूंकि हमारे क्लोरोफॉर्म में कार्बन के पास केवल एक ही हाइड्रोजन है तो इसका प्रतिस्थापन क्लोरीन के द्वारा हो जाएगा और बन जाएगा CCl4 प्लस HCl, यानी प्राप्ति हो जाएगी कार्बन टेट्राक्लोराइड की, बन जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये क्रिया कहलाती है क्लोरीनीकरण। लास्ट अभिक्रिया है क्लोरोफॉर्म की विनहैलोजनीकरण।
जैसा हमने हैलोजनीकरण या क्लोरीनीकरण देखा था, उसी के समान विहैलोजनीकरण। जब क्लोरोफॉर्म के 2 अणुओं को लिया जाता है और इसकी क्रिया कराई जाती है सिल्वर चूर्ण के साथ, उच्च ताप पर क्रिया होती है। क्लोरोफॉर्म में उपस्थित क्लोरीन और सिल्वर चूर्ण के 6 परमाणु परस्पर क्रिया करके बना लेते हैं 6 AgCl। और अब बचा क्या, तो यहाँ भी देखिए एक अणु में CH और CH, तो कार्बन और कार्बन के रूप में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और एसिटिलीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में चूंकि क्लोरोफॉर्म से क्लोरीन का निष्कासन हो रहा है या सिल्वर चूर्ण क्लोरीन को क्लोरोफॉर्म से निकाल रहा है, इसलिए हम अभिक्रिया को कहेंगे विहैलोजनीकरण। तो विहैलोजनीकरण द्वारा एसिटिलीन का निर्माण होता है। इन रासायनिक क्रियाओं के बाद हमें पढ़ना है क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण। इन भौतिक गुण के अंतर्गत यदि हम देखें तो क्लोरोफॉर्म की गंध एक मीठी गंध वाला पदार्थ है, जिसकी प्रकृति यदि बोले तो विषैली प्रकृति का है। कब, जब इम्प्योर अवस्था में रहता है। यदि प्योर है तो हम उसका उपयोग निश्चितक के रूप में कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट यदि देखें तो क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट 334 केल्विन। विलेयता, चूंकि एक कार्बनिक पदार्थ है इसलिए कार्बनिक पदार्थ में यानी ईथर, अल्कोहल, इनमें विलेय होगा। और यदि अकार्बनिक या जल में बोले तो जल में यह अविलेय होगा। इसकी प्रकृति हमने देख चुके हैं, विषैली प्रकृति का होता है। इसके अलावा सूंघने पर बेहोशी आ सकती है। इसके बाद हमें देखना है क्लोरोफॉर्म का उपयोग। पहला तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। हमने देखा बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, चाहे रीमल्टीमन हो, कार्बिलेमिन अभिक्रिया हो, एसीटोन से क्रिया हो, सबकी सब क्लोरोफॉर्म द्वारा हो रही है, क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में हो रही है। इसलिए प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा वसा, तेल, कार्बनिक पदार्थ के विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है। प्रयोगशाला में सर्जरी के समय यदि हम देखें तो सर्जरी करने के समय इसका उपयोग बेहोशी उत्पन्न करने के लिए किया जा रहा है, यानी निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं। फिर निश्चेतक के बाद प्रशीतक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं प्रशीतक के रूप में जो R22 प्रशीतक है वो क्लोरोफॉर्म द्वारा बना है। ये प्रिजर्वेशन में उपयोग में लाया जाता है। शरीर के अंगों का परिरक्षण करने में, यानी उन्हें सुरक्षित रखने के लिए क्लोरोफॉर्म का उपयोग करते हैं, शरीर के अंगों का परिरक्षण करने में। तो ये हम देखें ये मुख्य उपयोग हो गए क्लोरोफॉर्म के। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, वसा या तेल, कार्बनिक पदार्थ जो रहते हैं उनके विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है। सर्जरी की क्रिया में निश्चेतक के रूप में, क्योंकि इसको सुंघाने से बेहोशी उत्पन्न हो जाती है। प्रशीतक के रूप में, तो प्रशीतक में भी हम देखिए R22 नामक प्रशीतक क्लोरोफॉर्म द्वारा बनाया जा रहा है। और शरीर के अंगों के परिरक्षण में भी क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। लेकिन यदि हम देखें तो क्लोरोफॉर्म पर्यावरण की दृष्टि से या पर्यावरण पर यदि इसका प्रभाव देखें तो ये हमारे लिए इसके पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। यदि इसका उपयोग हम करते हैं तो सूंघने से बेहोशी आती है, ये हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा यदि ज्यादा समय तक के इसके संपर्क में रहें या ऐसा वातावरण जिसमें क्लोरोफॉर्म उपस्थित है वहां पर हम रहें तो ये हमारे लीवर और किडनी के लिए भी घातक है। पर्यावरण की दृष्टि से क्लोरोफॉर्म उपयुक्त नहीं है। तो आज यदि हम देखें तो हमने ट्राइहैलोजन यौगिक पढ़ा है। ट्राइहैलोजन यौगिक के बारे में बताया। ट्राइहैलोजन यौगिक किसे कहते हैं? जब एल्केन में से
तीन हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन तीन हैलोजन के द्वारा होता है तो वह यौगिक कहलाते हैं ट्राई हैलोजन यौगिक। इसके अंतर्गत आज हमने जो कंटेंट लिया था वो है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है? तो जब मीथेन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन तीन क्लोरीन परमाणु के द्वारा होता है तो उसे कहा जाता है क्लोरोफॉर्म या हम उसे कहते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन। इसकी हमने बनाने की विधि पढ़ा, उसके बाद उसके भौतिक और रासायनिक गुण, निश्चेतक क्लोरोफॉर्म क्या होता है और उसका उपयोग क्या होता है। यदि एग्जाम की दृष्टि से देखें तो क्लोरोफॉर्म से 4 नंबर की रासायनिक क्रियाएं सामान्यतः पूछी जाती है। एक तो क्या होता है जब के रूप में आपसे पूछ सकता है इसमें कि क्लोरोफॉर्म को यदि एसीटोन के साथ गर्म किया जाए या क्लोरोफॉर्म को फिनॉल के साथ गर्म किया जाए या क्लोरोफॉर्म पर प्राथमिक एमीन की क्रिया कराई जाए तो ये क्या होता है जब में आ सकता है। इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन जो बनते हैं कि आप क्लोरोफॉर्म से निम्न को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो क्लोरोफॉर्म से निम्न को कैसे प्राप्त करने में आपको नाम दे देगा। एक तो सामान्यतः जो पूछता है वो है क्लोरीटोन को कैसे प्राप्त करेंगे। दूसरा आपसे पूछता है कि क्लोरोपिक्रीन कैसे प्राप्त करेंगे, नाइट्रोपिक्रीन कैसे प्राप्त करेंगे या क्लोरोपिक्रीन कैसे प्राप्त करेंगे। इसके अलावा एसिटिलीन की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो ये सामान्य रूप से आने वाले प्रश्न हैं जो क्लोरोफॉर्म के लेक्चर के अंतर्गत या क्लोरोफॉर्म टॉपिक के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आपको इस चैप्टर से चूंकि 4 नंबर का प्रश्न आना है तो आप याद रखिए कि क्लोरीटोन, क्लोरोपिक्रीन, अर्थात एसीटोन की क्रिया, नाइट्रीकरण की क्रिया, रीमर डीमन अभिक्रिया। यह अभिक्रियाएं इसलिए याद रख लेनी है क्योंकि इसके बाद यदि अपन एमीन पढ़ेंगे वहां पर ये कैसे आएंगे और आप उसे बार बार जब पढ़ते हैं तो वो ऑटोमेटिक तैयार हो जाती है, लेकिन इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यदि इस चैप्टर में देखें तो हमारी प्रयोगशाला विधि, क्लोरोफॉर्म बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है, क्योंकि ये चैप्टर 4 नंबर का है तो एक फुल क्वेश्चन आता है। देखा होगा आपने कि प्रयोगशाला विधि में हम जब उसका निर्माण करते हैं तो उसकी बकायदा 4 पद दिए हुए हैं। ब्लीचिंग पाउडर पर नमी की क्रिया, फिर इसके बाद वो जो नमी क्लोरीन गैस बनती है वो एल्कोहल से क्रिया करके ऑक्सीकारक की तरह कार्य कर रही है। तीसरे पद में क्लोरीनिकारक की तरह कार्य कर रही है और बाद में वो क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर रही है। तो चूंकि प्रयोगशाला विधि में रिएक्शन के भी 4 पद हैं इसलिए प्रयोगशाला विधि भी 4 नंबर